हमने कल डिस्कस किया था लीगल स्टडीज़ का सिलेबस जो है CUET का, जो मई में एग्ज़ाम होना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लीगल स्टडीज़ का सिलेबस है उसमें पहला पार्ट है जुडिशरी का, पार्ट सेकंड में दे रखा है टॉपिक्स ऑफ लॉ, और पार्ट 3 में है आर्बिट्रेशन यानी ADR के बारे में, पार्ट 4 है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में, 5th पार्ट लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, और 6th पार्ट है वो लीगल सर्विसेज का है। उसके अलावा इस सिलेबस में 7th पार्ट है वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का है, और 8th पार्ट है वो लीगल मैगजीम्स का है। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीगल मैगजीम्स, इनको लैटिन मैगजीम्स भी कहा जाता है, जो CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। सिर्फ और सिर्फ उन ही मैगजीम्स को डिस्कस करेंगे। पहली मैगजीम्स है, आप लीगल स्टडीज़ का सिलेबस आप देखेंगे, उसका पार्ट 8 है लीगल मैगजीम्स के नाम से। इसको एक बार आप ओपन कर लीजिएगा, और इसमें पहला लैटिन मैगजीम या जिसको लीगल मैगजीम्स कहा गया है वो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिनसिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिनसिट्रिया, ये क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। ये कहता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है उसका गिल्टी इंटेंट नहीं हो तब तक वो लाइबल नहीं है। इसको कहा गया है द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विद ए गिल्टी इंटेंट, यानी जब तक गिल्टी इंटेंट नहीं हो तब तक कोई उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है दरअसल, बट इसको आपको ऐसे ही समझना है। एन एक्ट इज नॉट ए क्रिमिनल अनलेस इट इज कमिटेड विद द पर्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन, यानी मेंसरिया। और एक मीनिंग और है इसका, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मेंसरिया इज लेट डाउन इन द केस ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड इन द IPC स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया। क्या कह रहा है ये कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी नहीं हो। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिनसिट्रिया, इट मीन्स होता है कि किसी व्यक्ति का केवल कार्य उसको अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका गिल्टी इंटेंट नहीं हो। ये क्रिमिनल लॉ का ओल्ड कॉन्सेप्ट है। हमारे ये लैटिन मैगजीम CUET 5 ईयर BLLB का कोर्स है, उसमें दी हुई है, इसलिए हमें इसको प्रिपेयर करना है। अभी तक आप में से आपकी जो भी साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम 12th तक रही है, ऐसे लैटिन मैगजीम से अभी तक आपका कभी काम नहीं पड़ा है। ये पहली बार आप लैटिन मैगजीम्स देख रहे हैं, लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। बहुत इजी तरीके से आपको स्क्रीन पे ये शो की जा रही हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं यहाँ से आपको इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो इसको साथ के साथ आप देखते चलें। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिनसिट्रिया, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विद ए गिल्टी इंटेंट, यानी जब तक किसी का गिल्टी इंटेंट नहीं होगा, दोषी मन नहीं होगा, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें एक प्रकार से ये डेफिनेशन अपने आप में एक्सेप्शंस को साथ में लेके चलती है। ये क्रिमिनल लॉ का ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब न्यू कॉन्सेप्ट में गिल्टी इंटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको इसी प्रकार से समझें। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिनसिट्रिया को केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी नहीं हो। एन एक्ट इज नॉट ए क्राइम अनलेस इट इज कमिटेड विद ए पर्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन, यानी मेंसरिया। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मेंसरिया इज लेट डाउन इन द केस ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन द IPC स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। इस केस में तो आपको ये केस और इनके किस में दिया गया है इतना तो नहीं पूछेंगे। इस लैटिन मैगजीम मीन्स क्या होता है ये पूछेंगे। इट मीन्स ये होता है कि जब कोई गिल्टी इंटेंट से कार्य करे, जैसे किसी का मर्डर करने के इंटेंशन से ही मर्डर करता है तो माना जाएगा मर्डर हुआ है। बाकी ऐसे ही कोई एक्सीडेंटली हो गया
तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि हो गया, बट ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब जितना भी फूड एडल्ट्रेशन है, ड्रिंक एडल्ट्रेशन है, खाने पीने की चीज़ों का एडल्ट्रेशन है, उसमें मेंसरिया मायने नहीं रखता, बट ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसको जैसा दिया हुआ है आपको इसी तरह से समझना है और एग्जाम में भी इसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो आपके लैटिन मैगजीम या लीगल मैगजीम्स के नाम से जो CUET का लीगल स्टडीज़ का अपना जो पेपर है, उस 8th पार्ट है, उसमें दिया हुआ वो है जो सिलेबस में वही करनी है, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं करनी, आप ध्यान रखें। अगला है एड वेलोरम, एड वेलोरम। हो सकता है कुछ इसमें भी नहीं हो, अपने को अलग से करनी पड़े, तो वो अपन अलग से कर लेंगे। एड वेलोरम इसमें दिख रहा है क्या? जो नहीं है वो आप लिख लेना, मैं अभी बोल रहा हूँ, एक बार आप लिख लीजिएगा। एड एक्स्ट्रा मत लिखना कोई भी, जो सिलेबस में उसके अलावा आपके काम की नहीं, वो बाद में होंगी जुडिशरी वगैरह में या क्लेट PG में, तब हम आपको करवा देंगे। एड वेलोरम, VALOREM। मैं देख लेता हूँ एड वेलोरम अपने है या नहीं है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा एड वेलोरम, ये देखिए इधर, एड VALOREM, एड वेलोरम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, यानी मूल्य के अनुसार। कोई भी चीज उसका मूल्य क्या है, प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, इसको कहा गया है एड वेलोरम। जो लैटिन मैगजीम्स या लीगल मैगजीम्स जिनको कहा गया है, CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकंड मैगजीम है वो है एड वेलोरम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मूल्य के अनुसार। नेक्स्ट लिखिए, एड वेलोरम के बाद में थर्ड है एमिकस क्यूरी, AMI एमिकस क्यूरियरा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है इसको। ये देखिए इधर, एमिकस क्यूरी, AMICUS, एमिकस, CURIAE, क्यूरी, एमिकस क्यूरी means friend of the court, one who voluntarily or on invitation of the court and not on the instruction of any party help the court in any judicial proceeding, इसको न्याय मित्र कहा जाता है। न्याय मित्र यानी किसी भी पार्टी का एडवोकेट नहीं है, बट कोर्ट ने किसी मामले में हेल्प के लिए कहा और उसने हेल्प की, तो ये एमिकस क्यूरी, न्याय मित्र के मामले में इसके नाम से जाना जाता है। लिख लो आप, एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और हाइफन करके इसको सेमीकोलन करके, वन हु वॉलंटरीली और ऑन इन्विटेशन ऑफ द कोर्ट एंड नॉट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी पार्टी हेल्प द कोर्ट इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये न्याय मित्र, एमिकस क्यूरी न्याय मित्र, इसको लिख लीजिए। कंप्लीट हो जाए तो आप बता देना, फिर नेक्स्ट करेंगे अपन। एमिकस क्यूरी यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, बस इतना ध्यान रखना। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मीन्स जो फ्रेंड की तरह कोर्ट की हेल्प करता हो, किसी भी पार्टी का एडवोकेट नहीं है, ना रेस्पोंडेंट का ना प्लेंटिफ का, ऐसे पर्सन को कहा गया एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट यानी न्याय मित्र, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वाला लैटिन मैगजीम करते हैं, जो आपके CUET 5 ईयर BA LLB एंट्रेंस एग्जाम के लीगल स्टडीज का जो सिलेबस है उसका 8th वाला पार्ट जो दे रखा है, वो लीगल मैगजीम्स के नाम से, इनको लैटिन मैगजीम्स भी कहा जाता है। एमिकस क्यूरी का ही लिखे अभी, है ना, कोई दूसरे का मत लिखना। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, जो सिलेबस में है वो ही पूछेंगे। तो हमने पहला लीगल मैगजीम्स हमने किया एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन सिट्रिया, सेकंड हमने किया एज वेलोरम यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू, और तीसरा अभी हमने देखा एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फोर्थ है
ऑडी अल्ट्रम पार्टम, AUD, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये रहा, ये रहा। ऑडी, AUDI, ऑडी, अल्ट्रम, ALTERUM, अल्ट्रम, पार्टम, PARTM, ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स हियर द अदर साइड, यानी बोथ साइड शुड बी हर्ड बिफोर ए डिसीजन इज अराइव्ड एट, दूसरे पक्ष को भी सुनो, यानी किसी भी मामले में कोर्ट जजमेंट देगा उससे पहले दोनों पार्टीज को सुनेगा, उसको कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। हियर द अदर साइड या बोथ पार्टी शुड बी हर्ड बिफोर द डिसीजन इज अराइव्ड एट, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, ये इसका मीनिंग होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड, बोथ साइड शुड बी हर्ड बिफोर द डिसीजन इज अराइव्ड एट, दूसरे पक्ष को भी सुनो। इसके बाद में नेक्स्ट लैटिन या लीगल मैगजीम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बाद में एसेंसियो मेंटिम, ASSEN, ये एसेंसियो मेंटियम। एसेंसियो मेंटियम मीन्स द मीटिंग ऑफ माइंड, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट, यानी पारस्परिक सहमति। इसको ये भी बोला जाता है कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम ये भी कहा जाता है इसको। एसेंसियो मेंटियम, द मीटिंग ऑफ माइंड, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति, इसको कंसेंसस एड इडम भी कहा जाता है। कंसेंसस एड इडम ये भी कहा जाता है, कंसेंसस एड इडम, एसेंसियो मेंटियम। लिखते चलो, समझते चलो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। एसेंसियो मेंटियम के बाद में है, एसेंसियो मेंटियम होते ही बता दीजिएगा आप मेरे को। ऑनलाइन में भी आप में से किसी का या यूट्यूब में से आप में से किसी का कोई डाउट हो तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट का जो नंबर है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और भी कोई जानकारी, कोई और डाउट हो। CUET 5 ईयर का जो एंट्रेंस है उसके रिगार्डिंग हो गया ये। नेक्स्ट है बोनाफाइड, BONAFIDE, बी पे है वो, बोनाफाइड। हाँ, ये रहा बोनाफाइड, यानी इन गुड फेथ, सद्भाव से या सद्भाव पूर्वक। बोनाफाइड इन गुड फेथ, सद्भाव से, सद्भाव पूर्वक, सद्भावी, या एक्टिंग और डन इन गुड फेथ, सद्भाविक या सद्भाव पूर्वक, या जेन्युइन, वास्तविक या वास्तव में या यथार्थ, ये इसका मीनिंग है बोनाफाइड। ये देखो पहले से मोस्ट हैं, इसलिए इनको यहाँ आप देखेंगे राइट का निशान सब में लग रहा है, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है और आपके एग्जाम में मोस्ट ही चीज़ें पूछी गई है, बाकी बड़ी एग्जाम में तो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बोनाफाइड इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक यानी सद्भाव से, सद्भाव पूर्वक, सद्भावी, एक्टिंग और डन इन गुड फेथ, सद्भाविक, सद्भावपूर्ण। थर्ड है जेन्युइन, वास्तविक, वास्तव में या यथार्थ। हिंदी, इंग्लिश और ये लैटिन। देखो एक चीज समझना आप, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है
पैनल पे लिखा हुआ 3 लैंग्वेज हैं, लैटिन, इंग्लिश और हिंदी। तो ये जो वर्ड है ना बोनाफाइड, ये लैटिन मैगजीन का है, लैटिन में ही हम देख रहे हैं इसको। ये इंग्लिश है इन गुड फेथ, सद्भाव से, सद्भाव पूर्वक, सद्भावी, ये हिंदी है। तो 3 लैंग्वेज हैं, आप तीनों में समझ लो। आपको एग्जामिनर इनके बारे में पूछेगा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, इनको A फॉर एप्पल, B फॉर बुक की तरह पक्का करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी हैं, है ना। बाकी तो बहुत है, ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह हैं, बहुत अथा अथा समंदर है। ये 6 पेज आपको दिख रहे हैं, ये 6 ही नहीं है, ये तो इनसफिशियंट हैं। इनके अलावा बहुत सी और भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन वो सब बाद की बातें हैं, अभी नहीं। अभी आपके गिनती की जो 20-30 एक दे रखी है, बस उतना सा करना है। तो 20-30 तो आदमी याद कर ही सकता है, एक दिन में कर लोगे, इतना सा तो काम है। बोनाफाइड के बाद में है बोना वैकेंसिया। बोना वैकेंसिया क्या है नहीं क्या इसमें, देखते हैं अभी। बोनाफाइड हो गया, बोना हो सकता है इसमें ना भी हो, कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें इसी में दी हुई हों। बोना वैकेंसिया, एक बार गूगल करना बोना वैकेंसिया को, BONA बोना वैकेंसिया, VACANTIA, बोना वैकेंसिया। ये भी इसी की तरह है। बोनाफाइड के बाद में बोना वैकेंसिया। नहीं मिला, वापिस बोलूं? लाइए, हाँ जी करिए। बोना वैकेंसिया, BONA बोना, VACANTIA, बोना वैकेंसिया। बोना वैकेंसिया अभी एक मैंने हाथ से लिखी हुई थी क्या बोना वैकेंसिया? नहीं, बोना तो यही आता ना, अल्फाबेट के हिसाब से यही होता, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो ना। ना ऊपर कहाँ जाएगा, बोना स्पेस होके VA से ऐसे है ना, तो आगे तो हो ही नहीं सकती। BONA बोना यहाँ पे आ गया, F चल रहा है ना, बोनी आ गया, फिर यहाँ होती, वो होती तो ठीक है। लिखिए, बोना वैकेंसिया मीन्स है goods without an apparent owner. Goods without an apparent owner, such as treasurer, TREASURE, such as treasurer, trove, 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 or the estate of person। इनमें से कोई सा भी मीनिंग आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए मैं इसके जो 3-4 मीनिंग दिए होते हैं वो सारे लिखाता हूँ, आप भी सारे लिखें, कोई एक लिख के नहीं रुके आप, है ना। द एस्टेट, ESTATE, द एस्टेट ऑफ ए पर्सन डाइंग, DYING, डाइंग,
द एस्टेट ऑफ ए पर्सन डाइंग intestate, 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 and without hairs, and without hairs, HIRS, hairs यानी उत्तराधिकारी, वारिस के बिना. नेक्स्ट मीनिंग है टू विच द Crown may have right, to which the crown may have right, to which the crown may have right. It means होता है बोना वैकेंसिया मीन्स होता है कोई भी प्रॉपर्टी जिसका, देखो आप और हमें किन की प्रॉपर्टी मिलेगी? हमारे पेरेंट्स की. पेरेंट्स को उनके फोर फादर्स की मिली. तो ऐसा कोई व्यक्ति है, भाई हमारे पेरेंट्स की तो प्रॉपर्टी हम लेंगे, उन्होंने उनके पेरेंट्स की ली है. ये एक क्रम है, सृष्टि का भी क्रम है और लॉ का भी क्रम है. लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके पीछे कोई वारिस है ही नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? तो इसको एक लैटिन मैगजिम जैसा एक वर्ड आता है एस्चीट, राजगामी. वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? राज्य को चली जाएगी. जैसे यहां दे रखा ना क्राउन, क्राउन मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सरकार को चली जाएगी. तो ऐसी कोई संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये है बोना वैकेंसिया. जिस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उस प्रॉपर्टी का अल्टीमेट ओनर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी. ये इसका मीनिंग है. अगर एग्जाम में पूछ लें तो इसका ध्यान रखना. बोनाफाइड के बाद में बोना वैकेंसिया, उसके बाद में लिखिए कैविएट एम्प्टर. कैविएट एम्प्टर, सी पे है कैविएट. कैविएट एम्प्टर ये रहा. कैविएट एम्प्टर CAVEAT, caveat emptor, EMPTOR, caveat emptor, lets the purchaser beware, lets the purchaser beware, यानी क्रेता सावधान. यह हिंदी में कहा जाता है कि कोई चीज लेते हैं, मोल भाव करके देख के लेनी चाहिए. बाद में ये कहे ये नहीं थी, ये वो थी, नकली थी, वो थी, बाद में नहीं. क्रेता सावधान, पहले देखभाल के लो भैया. A maxim applying that the buyer must be cautious as the risk is his and not that of the seller. यानी जिसने कोई चीज खरीदी है, ऐसा कहते हैं प्रॉपर्टी के साथ में प्रॉपर्टी की रिस्क भी जाती है, संपत्ति के साथ में संपत्ति की रिस्क भी जाती है. इसलिए क्रेता सावधान रहे, सावधान होके खरीदे. ये सेक्शन 16 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, लेकिन आपको उनमें अभी नहीं जाना, बाद में जाना है. अभी तो आप कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द परचेजर बी अवेयर. इट मीन्स बस ये ध्यान रखना है, या बायर मस्ट बी कॉशियस एज द रिस्क इज हिज एंड नॉट दैट ऑफ द सेलर. कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका रिस्क भी हमें ही उठाना पड़ता है. वो अच्छी आई है, वो खराब आई है, फिर हम ये नहीं कह सकते. यानी पहले से देखभाल के ले लो. वो गारंटी वारंटी वो सब बाद की बातें हैं. गारंटी वारंटी इसलिए कहते हैं ना, गारंटी वारंटी धरी रह जाती है. पहले से आप अच्छे से देखभाल परख के लो, कोई चीज़ ले रहे हो. बोनाफाइड बोना वैकेंसिया के बाद में कैविएट एम्प्टर, उसके बाद में लिखो कॉर्पस डेलिक्टो. कॉर्पस COR. अभी हम सिर्फ उतनी सी लैटिन मैगजीम डिस्कस करेंगे जितना आपके CUET एंट्रेंस में यूजफुल हैं, आपके सिलेबस में आती हैं उतनी बस. बाकी तो ये बहुत सारी हैं. मैंने अभी आपको कहा ना, ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है. इसका कोई
क्योंकि ये तो पूरी एक लैटिन मैगजीम है। अब उसमें कितनी सारी बातें, कहावतें, जैसे अपने होती है ना कहावतें, मुहावरे, दोहे, सोरठे, इडियम्स, फ्रेजेज की तरह ये है। तो लिखिए कॉर्पस, एक मिनट, कैविएट एम्प्टर के बाद में कॉर्पस डेलिक्टो है आपके, कॉर्पस डेलिक्टो, ये नहीं, कॉर्पस डेलिक्टी ये ही है, कॉर्पस डेलिक्टो, कॉर्पस डेलिक्टी। एक मिनट इसमें कर देता हूं मैं, एक मिनट आप इसमें कॉर्पस, यहां दिख रहा है ना, CORPUS, कॉर्पस डेलिक्टो, DELICTO, कॉर्पस डेलिक्टो, ये वाली कॉर्पस डेलिक्टी है, इसमें कॉर्पस डेलिक्टो कर लो। अपराध सार, उसका भी यही मीनिंग आएगा, कॉर्पस डेलिक्टी या कॉर्पस डेलिक्टो। कॉर्पस डेलिक्टो लिखिए, कॉर्पस डेलिक्टी लिख लो आप, तो ये कॉर्पस हाँ कॉर्पस डेलिक्टो है, आपने भी कॉर्पस डेलिक्टी सर्च कर दी है, डेलिक्टो कर दो अगर, हाँ तो ये इसका यही मीनिंग है, कॉर्पस डेलिक्टी ही आ रहा है इसका, इट मीन्स यही आ रहा है, कॉर्पस डेलिक्टी ही है वो, है ना, डेलिक्टो वो कोई गलती से आ गया। कॉर्पस डेलिक्टी जो ये दे रखा यही आपके एग्जाम में आएगी। कॉर्पस डेलिक्टी, द बॉडी ऑफ फैक्ट which constitute an offense, the body of facts which constitute an offense। सेकेंड इसका मीनिंग है जिस्ट और सब्सटेंस ऑफ द ऑफेंस, अपराध सार। कॉर्पस डेलिक्टी या कॉर्पस डेलिक्टो मीन्स अपराध का सार क्या है, द बॉडी ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, अपराध को घटित करने वाले कारण क्या हैं। कॉर्पस डेलिक्टी, इसके बाद में सेकंड लिखिएगा, कॉर्पस डेलिक्टी के बाद में कैविएट एम्प्टर हो गया। कॉर्पस डेलिक्टी के बाद में डेमनम साइने इंजूरिया, डेमनम साइने इंजूरिया, DAM, ये रहा, डेमनम साइने इंजूरिया, डेमनम साइने इंजूरिया, ये करिएगा डी पे, डेमनम साइने इंजूरिया, डेमनम साइने इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, दैट इज डैमेज कॉज्ड विदाउट लीगल रॉन्ग, बिना क्षति के हानि। डैमेज साइने, डेमनम साइने इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, और दैट इज डैमेज कॉज्ड विदाउट लीगल रॉन्ग, बिना क्षति के हानि। डेमनम साइने इंजूरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी, दैट इज डैमेज कॉज्ड विदाउट लीगल रॉन्ग, बिना क्षति के हानि, बिना क्षति के हानि, डेमनम साइने इंजूरिया। डी डे इन डियम, डे ई डी, वो भी देखनी पड़ेगी, एक चीज इसमें और देखना, डे ई डी के बाद में स्पेस देना थोड़ा सा, एक दो देखनी है, बाकी सब हो जाएंगी। डे ई डी के बाद में स्पेस देके DIE, स्पेस देके IN इन, स्पेस देके DIEM, आ गया। डे डे इन डेम इस लीगल मैगजीन मीन्स है द टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन
occurring from day to day or continuing right to action, the maxim of, एक बार एक एक करके लिखा तो एक बार सुन लीजिएगा. The maxim often refers to a type of pay schedule, और सेकेंड इसका मीनिंग है a continuing cause of action is an action which arises from the repetition of acts or omissions of the same kind as that for which the action was brought. इसको लिखिए, DE लिखिए इसको, यहाँ पे इसमें नहीं है, DE के बाद में स्पेस दे दो, फिर वापस DIE, DDI, IN in, DM, DIEM, DM, DDI in DM, DDI in DM means है, इसका पूरा मीनिंग लिख लो. The term is used, the term is used, the term is used, the term is used for refer to an action the term is used to refer to an action according from day to day. The term is used to refer to an action according from day to day or a continuing right of action, or a continuing right of a action. फुल स्टॉप लगा के आगे इसका मीनिंग लिखें. The maxim often refers, the maxim कहाँ से रह गए बताओ? मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ, आप चेक कर लो एक एक वर्ड को. द टर्म इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन अकॉर्डिंग फ्रॉम डे टू डे और ए कंटिन्यूइंग राइट ऑफ एक्शन, ए कंटिन्यूइंग राइट ऑफ एक्शन. कंटिन्यूइंग राइट ऑफ एक्शन के बाद में इसका फुल स्टॉप लगाइए और उसका मीनिंग लिखिए. द मैक्सिम ऑफन, OFTEN, the maxim often refers to a type of pay. The maxim often refers to a type of pay schedule. The maxim often refers to a type of pay schedule. A continuing cause, a continuing cause of action, a continuing, शेड्यूल के बाद में फुल स्टॉप लगा के लिखना है. ए कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन, शेड्यूल के बाद में फुल स्टॉप. ए कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन, ए कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन इज एन एक्शन, इज एन एक्शन which arises from, which arises from, which arises from the repetition of acts, which arises from repetition of acts or omission, acts or omissions of the same kind, of the same kind as that, as that for which the action was brought. ये इसका मीनिंग हो गया. डे डे इन DM का ये लीगल मैक्सिम्स है, इसका ये मतलब हो गया, यानी जो एक्शन लिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू राइट एक्शन लिया जाएगा. वो डे टू डे अक्योरिंग एक्शन, जो दिन प्रतिदिन कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है, उसके बारे में है. नेक्स्ट है
डी मिनिमिस लेक्स क्यूरेट, DED मिनिमिस, ये मिल जाएगा, इसमें है डी ये रहा डी मिनिमिस क्यूरेट लैक्स, जो पहले से डिस्कस की वो सारी ध्यान में रहती, कोई इसमें कभी नहीं भी होती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये 6 पेजेस में है ओनली, तो ये कोई सफिशिएंट नहीं है, ये तो बहुत अथाह समंदर है। तो अपने को अच्छा है CUET के पेपर में बहुत गिनती सी, वेरी फ्यू लैटिन मैगजीन्स या लीगल मैगजीन्स दी हैं। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, डी minimis non-curate lex means the law takes no account of very trifling matters, यानी विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती, यानी लो छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं देता। विधि छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देती, ऐसा IPC का सेक्शन 95 है, लेकिन उसमें अभी आपको नहीं जाना, आप तो सिर्फ इतना सा देख लो। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ वेरी ट्रिफलिंग मैटर्स, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, यानी छोटी मोटी बात पे लो एक्शन नहीं लेता, इसका मतलब ये है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स के बाद में है डॉली इन कैपेक्स, ये भी है इसमें डॉली इन कैपेक्स। जैसे ये सेक्शन मैंने 95 बताया, डॉली इन कैपेक्स का 82 सेक्शन IPC का है, ये रहा यहाँ डॉली इन कैपेक्स, ये सेक्शन 82 IPC। डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स means incapable of malice, or in Indian law this conclusive presumption has been adopted from child under 7 years of the age। सेक्शन 82 IPC, अपराध करने में अक्षमता, यानी ऐसा माना जाता है कि इतना लो मान के चलता है, इतना छोटा बच्चा अपराध नहीं कर सकता। डॉली इन कैपेक्स, इनकेपेबल ऑफ malice, or in Indian law this conclusive presumption has been adopted for children under 7 years of age। सेक्शन 82 IPC यानी इंडियन पिनल कोड, अपराध करने की क्षमता, इसमें सेक्शन 82 में IPC में दे रखा है ये अपराध करने की अक्षमता, डॉली इन कैपेक्स, यानी ऐसा व्यक्ति अपराध कर ही नहीं सकता जो 7 साल से छोटा है, ऐसा लो मान के चलता है। डॉली इन कैपेक्स के बाद में देखिए लिख लिया डॉली इन कैपेक्स, लिखिए इजस्टेम जेनेरिस EGU, EJU, ये रहा इजस्टेम जेनेरिस, लिखिए यहां से इजस्टेम जेनेरिस ऑफ द सेम काइंड और नेचर। इजस्टेम जेनेरिस, इजस्टेम जेनेरिस मीन्स, इजस्टेम जेनेरिस मीन्स ऑफ द सेम काइंड और नेचर वेयर a list of specific items is followed by general concluding clause
this is deemed to be limited to things of the same kind as those specified. उसी किस्म या उसी प्रकार का यह सहजातीय, इजस्टेम जेनेरिस मीन्स उसी प्रकार का, इजस्टेम जेनेरिस of the same kind or nature. Igestem generis means the same kind or nature, or where a list of specific items is followed by general concluding clause, means this is deemed to be limited to things of the same kind as those specified. उसी किस्म या उसी प्रकार का या सहजातीय of the same kind or nature means Igestem generis. Igestem generis. Igestem generis के बाद में लिखिए एक्स पोस्ट फैक्टो. हो गया इजस्टेम जेनेरिस. इजस्टेम जेनेरिस ऑफ द सेम काइंड और नेचर. कर लो एक बार, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. इजस्टेम जेनेरिस ऑफ द सेम काइंड और नेचर. इनको आपको सबको लर्न करना है, ये आपको पूछेंगे कल, आप इनको सबको अच्छे से लर्न करके आना. अभी यही तो काम है और कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन तो है ही नहीं, इसलिए मैंने देखा पहले ये करा देते हैं, क्योंकि बाद में फिर काम बढ़ता जाएगा तो उस समय तब आप और बहुत सारे बाकी चीज़ों में याद करने में बिजी हो जाएंगे. इजस्टेम जेनेरिस द सेम काइंड और ऑफ द सेम काइंड और नेचर, उसी किस्म का उसी जाति का. उसके बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो. एक्स पोस्ट फैक्टो एक्स ये रहा. एक्स पोस्ट फैक्टो यहां से ले लो. एक्स पोस्ट फैक्टो बाई सब्सिक्वेंट एक्ट by virtue of things done after same particular event done after another things or operating retrospectively. कार्योत्तर या भूतलक्षी प्रभाव इसको कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. एक्स पोस्ट फैक्टो by subsequent act or by virtue of a thing done after same particular event or done after another things and operating retrospectively. कार्योत्तर या भूतलक्षी प्रभाव. जैसे आज कितनी तारीख है? 2 अप्रैल है. अब आज और आज से बाद में लागू करेंगे वो कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी भविष्यलक्षी प्रभाव. आप कह दो 1 जनवरी से लागू करो, ये क्या हो गया? एक्स पोस्ट फैक्टो. पीछे की डेट से लागू कर रहे हैं ना, भले ही चाहे कल की डेट से लागू करो. जैसे सीयूईटी के फॉर्म की डेट बढ़ गई, ये नहीं बढ़ती तो अपन ऐसा थोड़ी कहते पीछे की डेट से फार्म भरा लो, नहीं भरा सकते. अब डेट कितनी बढ़ाई है सीयूईटी की? 4 अप्रैल, 5 नहीं बढ़ाई है. तो 4 अप्रैल निकलने के बाद में वो बच्चे ये नहीं कह सकते क्या फर्क पड़ रहा है, आज 5 अप्रैल और कल 4 थी, ले लो. नहीं लेंगे. क्यों? भूतलक्षी फार्म नहीं लिए जा सकते. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे किसी चीज को, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं. लॉ में भी जनरल रूल है, कोई एग्जाम के फॉर्म में भी. इसलिए आज ही जाके भर दो अपने तो सीयूईटी का फॉर्म. इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो. आज है, इसका पीछे की डेट से भरवाएंगे तो बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी इसको बाय सब्सिक्वेंट एक्ट और वर्च्यू ऑफ थिंग्स डन आफ्टर सम पर्टिकुलर इवेंट और डन आफ्टर अनदर थिंग्स एंड ऑपरेटिंग रेट्रोस्पेक्टिवली. अपन बात करते हैं, लो जनरली बात कर रहा था प्रोस्पेक्टिव की, रेट्रोस्पेक्टिव की नहीं. हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. यहां तक कोई डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में तो पूछ सकते हैं. उसके बाद में लिखिए एक्स पोस्ट फैक्टो के बाद में
इग्नोरेंसिया IGNO, एक मिनट मैं इधर देख लेता हूँ, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट होगा, आई पे देखते हैं मिल जाएगा शायद, और नहीं होगा तो इधर देख लेंगे। IG इधर मिलेगा, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, ये है ना, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, यही वाला। हाँ, यस, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट। आप नंबरिंग करके लिख रहे हैं क्या? यस सर। कितना होगी? 16। हाँ, 20 तक तो करते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अपन पूरी करेंगे, छोड़ो, आधा काम नहीं छोड़ते हैं। हो गया, अब तो ज़्यादा है ही नहीं। कितनी हो रही है सर? कोई ज़्यादा नहीं है। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट पूरी करेंगे आज। घंटा भर ही तो हुआ है। हाँ, 1 घंटा। हाँ, तो क्या दिक्कत है, 1.5-2 घंटे की क्लास तो नॉर्मल क्लास होती है। इग्नोरेंसिया क्लास तो आपकी यही हो रही है, वैसे देखें तो श्री गणेशाय नमः है ना, लैटिन मैगजीन से। अभी तो बहुत दूर का लंबा सफ़र तय करना है और बहुत कम समय है इसी में। ये तो 2020 वर्ल्ड कप की तरह है। अभी कौन से मैच चल रहे हैं क्रिकेट के? IPL भी ऐसे होता है ना, कोई 2020 है क्या? IPL में भी 20 ओवर का होता है। हाँ, 20 ओवर। हाँ, तो वही 2020 कहते हैं उसको, तो इसका नाम IPL दे दिया तो क्या हो गया था। ये भी अपना ऐसे ही 2020 है, 20 में जो फटाफट दे धड़ाधड़ मार दिया, रह गया, वो खड़ा है आराम से, जमने की कोशिश करें, जमने का टाइम नहीं है। तो इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट या इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट या इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इट मीन्स होता है इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट एक्सक्यूसेट। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूसेट। इसको समझो आप, इसको कहते हैं तथ्य की भूल अनभिज्ञ प्रति हेतु हो सकती है किंतु विधि की भूल नहीं। कोई भी आदमी फैक्ट का जो मिस्टेक होता है ना, उसको तो माफ कर सकते हैं। फैक्ट का मिस्टेक आपको आप समझ के पकड़ लिया, ये तो माफ कर देंगे, बट लॉ का वॉयलेशन करेगा उसको माफ नहीं करेंगे। हेलमेट नहीं लगाया, लॉ का वॉयलेशन कर दिया, वो नहीं चलेगा। कह रहे साहब मैंने तो देखा हेलमेट पहन रखा है, तो देखा तो कोई बात नहीं, लो चालान के पैसे दे दो, फिर और देख लेना। यानी लॉ का कोई भी एक्सक्यूज फैक्ट का चल जाएगा, जी इनको सोच के इनको पकड़ लिया तो इनको छोड़ दो, इनको पकड़ लो, ऐसे फैक्ट की मिस्टेक हो गई कोई, इसको कहा जाता है इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट। इग्नोरेंसिया नॉन एक्सक्यूसेट यानी इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, ये इसका मतलब यही है। इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इट मीन्स होता है इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूसेट। मीन्स तथ्य की भूल है वो माफ हो सकती है, विधि की भूल नहीं, जैसा मैंने आपको अभी बताया फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए साहब, अगला है, अभी हमने लिखा इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया नॉन एक्सक्यूसेट। अब लिखिए इंजुरिया साइने डेमनम। इंजुरिया साइने डेमनम INJU, ये भी तो यही होनी चाहिए थी ना, इंजुरिया, यही तो है। इंजुरिया ऊपर कैसे जाएगी? थी इंजुरिया INJU ऐसे आएगी, ये यहाँ आएगी, है ना, ये देखो आ रहे हैं ना, इंजुरिया यहाँ आ रही है, इंजुरिया साइने डेमनम ये है। इंजुरिया साइने डेमनम मीन्स injury without damage and infringement of a right without causing damage, बिना क्षति के हानि।
इंजुरिया साइने डेमनम मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज एंड इन्फ्रिजनमेंट ऑफ ए राइट विदाउट कॉजिंग डैमेज, बिना क्षति के हानि। इंजुरिया साइने डेमनो या इंजरी विदाउट डैमेज, इंजुरिया साइने डेमनो या इंजुरिया साइने डेमनम मीन्स है इंजरी विदाउट डैमेज एंड इन्फ्रिजनमेंट ए राइट विदाउट कॉजिंग डैमेज, बिना हानि के क्षति, बिना हानि के क्षति। इंजुरिया साइने डेमनो, इंजुरिया साइने, इसको डेमनो और इंजुरिया साइने डेमनम भी कहते हैं, इसको DAMNUM डेमनम, इंजुरिया साइने डेमनम भी कहा जाता है। अगली है लोकस स्टैंडी, लिखिए L से होगा वो, है ना, LOCUS, बहुत कम है और मोस्ट सी हैं। आपने अभी पहले कभी आपका काम नहीं पड़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, बट ये लॉ की वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप जब लॉ में चले जाएंगे तो ये इनसे आपका काम पड़ेगा, इसलिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ऐसा CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली NTA ने सोचा कि ये कुछ एक लैटिन मैगजीन्स बच्चों को दे देते हैं ताकि बाद में इनकी हैबिट रहे, जब ये पढ़ें इनको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि इनको यूज़ में लिया जाता है। इनको हम वैसे अनावश्यक ही ढोरें, कोई मतलब नहीं है लैटिन मैगजीन को ढोएं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी कहावतियाँ, लोकोक्ति, मुहावरे, इडियम्स, फ्रेजेज, संस्कृत की कथाएं, कहावतें हैं, लेकिन हमने ये विदेशी चीज़ें ढोने की आदत पड़ गई हमको, तो ऐसे ढो रहे हैं। जिस दिन कोई ढंग का सा व्यक्ति आके इसको ठीक करेगा उस दिन ये हटा देंगे, कोई मतलब नहीं कि इन्हीं से काम चले, ऐसा नहीं है। इनके पैरेलल हमारे पास में बहुत सारे इडियम, फ्रेजेज, बहुत अच्छी कहावतें हैं, और इस भारत में इस संस्कृत और हिंदी में कोई कहावतों की कमी नहीं है। फिर भी जब तक ऐसे वजन ढोना है गधे की तरह, खच्चर की तरह, तब तक अपने भी ढोते रहो, हटाएंगे नहीं, अपन तो हटाने वाली एजेंसी तो है नहीं। हम नहीं भी पढ़ेंगे तो ये तो सिलेबस में है, पूछी जाएंगी, इसलिए पढ़ लो, है ना। बट जब आपका कभी मौका पड़े या मेरा कभी मौका पड़े, उड़ानी है इन सबको, क्यों, कोई काम की नहीं। लैटिन हमारे किस काम की, हमारे तो अंग्रेजी से पीढ़ी छुड़ाने की सोच रहे हैं। हिंदी, संस्कृत वो अपनी भाषा है, चलो हद मारे तो अंग्रेजी, लेकिन ये कोड में खाज ये लैटिन और ऊपर से, तो चलो जो भी है। लोकस स्टैंडी सिग्निफाइज, अब वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने से तो काम चलेगा नहीं, पढ़नी तो पड़ेगी, है ना। तो लोकस स्टैंडाई सिग्निफाइज ए राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। लोकस स्टैंडाई, सुने जाने का अधिकार। अब इसको हम लोकस स्टैंडाई कहें, इसके बजाय ये भी कह सकते हैं सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। चलो अच्छा है ना, दुनिया की 3 भाषाएं एक साथ आप डिस्कस कर रहे हो, या लैटिन है, या इंग्लिश है, या हिंदी है, अच्छी बात है। लोकस स्टैंडाई मीन्स सिग्निफाइज ए राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। सिग्निफाइज लोकस स्टैंडाई या लोकस स्टैंडी या लोकस स्टैंडाई भी बोलते हैं इसको। लोकस स्टैंडी मीन्स सिग्निफाइज ए राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। उसके बाद में है नेमो डेब्ट। नेमो डेब्ट, ई से नेमो डेब्ट, नेमो डेब्ट, नेमो डेब्ट बिस, ये भी देखनी पड़ेगी। मतलब देखना, नेम मैं इधर से बोल देता हूँ, आप देख लो। नेमो डेब्ट, देखो जैसे ये है ना नेमो, ऐसे देखना इसको, जैसे ये दे रखे हैं ना, नेमो डेब्ट बिस, ये है ना नेमो डेब्ट बिस। अपनी है नेमो डेब्ट ई से, ESSE, नेमो डेब्ट ई से,
नेमो डेप्ट ई से चालू होता है अपना, तो यहाँ नेमो डेप्ट बिस तो है। देखो मैं इधर से स्पेलिंग बोल रहा हूँ, नेमो डेप्ट ई से जुडेक्स इन प्रोपरिया कोसा सुआ। हाँ, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है दरअसल। लिखिए आप लोग जो YouTube पे हैं, रिकॉर्डेड क्लास में हैं, लाइव हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में जैसे भी हैं, लिखो NEMO नेमो, सभी ने लिखना है। NEMO नेमो लिख लिया, NEMO नेमो। DEBT डेब्ट, NEMO नेमो, DEBET डेब्ट, स्पेस देके ESSES है, स्पेस देके जुडेक्स, JUDEX जुडेक्स, JUDEX जुडेक्स, स्पेस देके IN इन प्रोपरिया, PROPRIA प्रोपरिया। सुआ, SUA कंटिन्यूअस में लिखना, SUA के बाद में CAUSA, इसको बोलते हैं कोसा सुआ। CUA सुआ कौसा, CAUSA। देखो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, चेक कर लो इसको। नेमो डेप्ट ऐसे जुडेक्स इन प्रोपरिया सुआ कौसा, SUACAUSA। सही है? CUACAUSA कौसा, ये सुआ कौसा है दरअसल, है ना। मैं कौसा सुआ बोल गया इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। नेमो जुडेक्स ऐसे जुडेक्स, नेमो डेप्ट ऐसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कौसा सुआ कौसा, इट मीन्स है नेमो डेप्ट ऐसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कौसा, इट मीन्स है no one ought to be a judge। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीम है ये। No one ought, OUGHT, no one ought to be a judge in his own case। No one ought to be a judge in his own case। No one ought to be a judge in his own case। No one ought to be a judge in his own case। on cause कर दो, on cause कर दो, on case कर दो, on cause ही करो, CAUSE, on cause या on case। No one ought to be, no one ought to be a judge in his own cause या on case। यानी कोई भी व्यक्ति खुद के मामले में खुद ही जज नहीं हो सकता, यह है इसका मतलब। नेमो डेप्ट ऐसे जुडेक्स इन प्रोपरिया सुआ कोसा मीन्स नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, ऐसे सिंपल भाषा में। नेक्स्ट है नेमो डेप्ट, NEMO डेप्ट, नेमो डेप्ट, नेमो डेप्ट नॉन नेमो डेप्ट, वो भी देखनी पड़ेगी। नेमो डेप्ट है 20 तक है अपना, कोई बात नहीं, एक और देख दो इसमें, अभी गिर जाता नेमो डेप्ट ये गिरते ही जाते हैं, फिर काम नहीं आते हैं। लिखिए, नहीं फिर भी अपन क्यों गिराएं, अपनी सावधानी से लेवें देवें। लिखिए नेमो डेप्ट, NEMO, बता रहा हूं, NEMO, बड़ा ऊपर, नेमो डेप्ट नॉन क्वेड हैबिट, ये तो होना चाहिए इसमें, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सी है ये तो। नेमो डेप्ट नॉन क्वेड हैबिट, यानी जिसके पास जो टाइटल है उससे ज़्यादा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसका मतलब ये होता है
ऑनलाइन में ऑफलाइन में यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस में लिखिए नेमो डेप्ट नॉन क्वेड हैबिट, NEMO नेमो, NEMO नेमो, स्पेस देके डेप्ट DEBT डेप्ट, NEMO नेमो DEBT डेप्ट, स्पेस देके NON नॉन, क्वेड QUAD क्वाड, QUAD क्वाड, हैबिट HABIT हैबिट। नेमो डेप्ट है जी HABIT हैबिट है ना, वो तो इंग्लिश में होता है, ये लैटिन में लिख रहे हैं अपन, है ना, HABIT हैबिट। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इट मीन्स है लीगल रूल है ये, समटाइम्स कॉल्ड द नेमो डेट रूल दैट स्टेट द परचेज ऑफ पोजेशन फ्रॉम समवन, मैं बता दूंगा एक बार सुन लो, हु हैज़ नो ओनरशिप राइट टू इट ऑल्सो डिनाइज द परचेजर एनी ओनरशिप। एक मिनट इसमें इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें है नहीं क्या, तो बहुत अच्छी लैटिन मैगजीन है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। नेमो डेप्ट नॉन क्वेट हैबिट, यही बोला, यही लिखवाया मैंने अभी आपको। नेमो डेप्ट इसमें नहीं है ना, NEMO नेमो, नेमो डेप्ट DEBT डेप्ट, क्वेट है नहीं दरअसल, लिख लीजिए इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए आप। स्टेट्स STATES स्टेटस, यहां से चालू कर दो, समथिंग कॉल्ड द नेमो डेट रूल, इसको छोड़ो, नेमो डेट रूल दैट यहाँ भी छोड़ो, स्टेटस दैट द पर्टिकुलर, हाँ यहाँ से लिखो द परचेज ऑफ ए पोजेशन, the purchase of a possession from someone who has no ownership right to it also denies the purchaser any ownership title, हमने लिखा the purchaser of possession from someone who has no ownership right to it also denies the purchaser any ownership title। it means होता है कि मेरे पास में जो अधिकार नहीं है मैं उससे ज़्यादा राइट किसी को दे नहीं सकता। इसको बोलते हैं कि जो पावर, अब आपके पास आपका मोबाइल है, आप ये तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का किसका दे देंगे, यानी जो अधिकार आपके पास है वो तो किसी को दिया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अपना एक लॉ में सब्जेक्ट चलेगा, उसका बेस है ये वाली। जो पावर जिसके पास, जैसे राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो गवर्नर को दे सकते हैं, गवर्नर के जो पास पावर है वो नीचे की अथॉरिटी को दे सकते हैं। जो पावर उनके पास है ही नहीं वो कहाँ से दे देंगे? वो ऐसा थोड़ी कह देंगे लो जी मैं पावर देता हूँ, आज बारिश करवा देना, आज तूफान चला देना, आज ओले गिरा देना। ये पावर ही नहीं उनके पास में, है ना। जो जिसके पास जो शक्ति है वो वही दे सकता है, जो जिसके पास पावर है उसी पावर को दे सकता है। नेमो डेप्ट नॉन क्वेड हैबिट मीन्स ये है। अगला लिखिए नोसिस्टर एसोसाइस, एन से चालू होगा, NOS। नोसिस्टर एसोसाइस, यहां से लिखिए नोसिस्टर एसोसाइस, NOSCITUR, नोसिस्टर ए सोसाइस।
ये वाला नोसिस्टर ए सोसाइस, नोसिस्टर ए सोसाइस, SOCIIS, नोसिस्टर ए सोसाइस means one is known to by his companions the meaning of a word or expression is to be gathered from the surrounding words, that is from the context. इसको हिंदी में कहते हैं सहचरण्य ज्ञायते. नोसिस्टर ए सोसाइस, one is known by his companion या companions, the meaning of words and expression is to be gathered from the surrounding words, that is from context. यानी एक जैसा अर्थ, एक जैसे भाव जिन चीज़ों के हों उसको नोसिस्टर ए सोसाइस. नोसिस्टर ए सोसाइस मीन्स one is known by his companions the meaning of word or expression is to be gathered from the surrounding words, that is from the context. सहचरण्य ज्ञायते ये हिंदी में कहते हैं. आज आप इस क्लास में एक साथ लैटिन, इंग्लिश और हिंदी, और ये वाला तो संस्कृत सहचरण्य ज्ञायते चौथी भाषा, ऐसे 3-4 भाषाओं को एक साथ में आप पढ़ रहे हैं. नोसिस्टर ए सोसाइस, वन इज नॉन बाय हिज कंपेनियंस the meaning of a word or expression is to be gathered from the surrounding words, that is from the context. सहचरण्य ज्ञायते यानी एक जैसे से भाव अर्थ जिन चीज़ों के हों. ऑबिटर डिक्टा, ओ से देखिएगा, ऑबिटर डिक्टा OBITER डिक्टा, ये रहा ऑबिटर डिक्टा. ये लिखिए OBITER DICTA, ऑबिटर डिक्टा, एन ओपिनियन ऑफ लॉ नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन. इत्रोक्ति कहा जाता है इसको हिंदी में, संस्कृत में. ऑबिटर डिक्टा, एन ओपिनियन ऑफ लॉ नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन. जो सराउंडिंग बातें होती हैं आसपास की, जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, ये सब चीज़ें जो इत्रोक्ति या ऑबिटर डिक्टा, एन ओपिनियन ऑफ लॉ नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन, ये हमारे लिए बाउंडिंग नहीं है. लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बाकी के हाई कोर्ट्स के लिए बाउंडिंग हो जाता है. अमेरिका के ने क्या कहा, वो ऑबिटर डिक्टा हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा, कनाडा ने क्या कहा, इंग्लैंड के कोर्ट ने क्या कहा, ये ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर डिक्टा मीन्स एन ओपिनियन ऑफ लॉ नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन. इत्रोक्ति. पेरीमेटेरिया, PARI, पेरीमेटेरिया ये भी लगता देखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है. एक मिनट, हाँ लो देख लो. PARI इसमें है नहीं दरअसल. पेरीमेटेरिया यही होता तो पेरीमेटेरिया, PARI पेरीमेटेरिया, MATERIA, पेरीमेटेरिया. पेरीमेटेरिया लिखो, पेरीमेटेरिया, PARI पेरी, PARI पेरी PARI पेरी मेटेरिया, MA पेरीमेटेरिया Perimeteria means PARI perimeteria, MATERIA perimeteria. There is no
अनसर्टेनिटी लिख लो, देर इज नो अनसर्टेनिटी। पेरीमेटेरिया PARI पेरी मेटेरिया, देर इज नो अनसर्टेनिटी। आगे लिखिए, वेयर स्टेट्यूट्स आर पेरीमेटेरिया, वेयर स्टेट्यूट्स यानी कानून जो होते हैं, वेयर स्टेट्यूट्स आर पेरीमेटेरिया, where statutes are perimeteria, that is an long as long as they are related to make, as long as they are related to make a code of legislation or system, code of legislation or system, this type of act is taken jointly as to from first system, jointly as to form first system and as a rewrite first system and as a rewrite and application together देयर इज नो अनसर्टेनिटी, यानी जहाँ पे किसी प्रकार की, पेरीमेटेरिया यानी वहाँ पे कोई किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है, श्योरिटी है, सर्टेनिटी है। अब लिखिए पेरी इंक्यूरियम, पर इंक्यूरियम PER, पर इंक्यूरियम दिख रहा है क्या कहीं पे? पर इंक्यूरियम देखिएगा, PER, इनकम तो है, पर इंक्यूरियम ये भी देखना पड़ेगा। देखिए PER INCURIM, PER ये रहा पर इंक्यूरियम है, देखिएगा पर इंक्यूरियम, देखिएगा पर इंक्यूरियम PER इंक्यूरियम INCURIM PER दिख रहा है यहाँ पे PER, ये रहा, देखो इधर PER INCURIM, पर इंक्यूरियम मीन्स थ्रू केयरलेसनेस, थ्रू इनएडवर्टेंस यानी अनवधानता के कारण, थ्रू केयरलेसनेस यानी असावधानी पूर्वक कोई काम किया जाए, इसको बोलते हैं पर इंक्यूरियम। थ्रू केयरलेसनेस, थ्रू इनएडवर्टेंस, थ्रू केयरलेसनेस यानी असावधानी पूर्वक जिसको कहते हैं ना, अनवधानता के कारण, पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम के बाद में QU हो गया ना, पर इंक्यूरियम, QUI, क्यू फैसिट पर इलियम, फैसिट पर से, ये तो होना चाहिए QUI। इसमें होगा फिर होगा
हाँ, ये इतना सही तो है। इतना ही नहीं नहीं, अपने भी इतना सही, 2-4 ही है, ज़्यादा नहीं है। QUI, Q फैसिट, FACIT, QUI, इसमें देख लो अपने, मैं बोलता हूँ। हाँ देखो, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। ये है पर इंक्यूरियम ही बोला ना मैंने, क्यू फैसिट पर इलियम पर से, क्यू फैसिट पर इलियम, फैसिट पर से, क्यू फैसिट पर इलियम, फैसिट पर से, इट मीन्स है, लिखिए, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, लिखिए, ही, देखो पहले लैटिन मैक्सिम लिखनी है आपको, पर, PER, पर, INCURIM, ये नहीं, पर इंक्यूरियम तो लिख लिया हमने, पर इंक्यूरियम लिख लिया ना पहले ऊपर, हो गया पर इंक्यूरियम। इसके नीचे लिखनी है QUIQ फैसिट, FAC, लिखो इसको QUI, इधर इस स्क्रीन पे दिखेगी नहीं, आपको लिखनी है QUI, स्पेस देके लिखो FACIT, फैसिट, स्पेस देके लिखो PER, पर, स्पेस देके लिखो ALIUM, एलियम, ALIUM, एलियम, कोमा, फैसिट, FACIT, फैसिट, FACIT, फैसिट, स्पेस देके PER, स्पेस देके PER, स्पेस देके से, पर से, क्यू फैसिट पर इलियम, फैसिट पर से, इट मीन्स है, ही हु एक्ट्स, ही, WHO, हाउ, है ना, ही हाउ एक्ट्स, WHO क्या होगा, हु, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, he who acts through another does the act himself। ये बहुत अच्छी लैटिन मैक्सिम है। जैसे कोई व्यक्ति अपने नौकर से काम करवाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, तो ये माना जाएगा ये काम उसी ने किया है। he who acts through another does the act himself, लिख लिया, he who acts through another does the act himself। नेक्स्ट लिखिए क्वेड प्रो क्वो, QUID, क्वेड प्रो, इसमें है क्या कहीं क्वेड प्रो क्वो, ये रहा, क्वेड प्रो क्वो, ये लिख लो आप, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, यूट्यूब पे आपको सबको दिख रहा होगा, क्वेड प्रो क्वो, व्हाट फॉर व्हाट, quid pro quo, what for what, the person owing the duty had received from the person to whom duty was due something which he was bound to turn and pay for। tat pratit, quid pro quo, quid pro quo, quid pro quo, what for what, the person owing the duty had received from the person to whom duty was due something which he was bound to turn and pay for। tat pratit, quid pro quo, what for what, the person owing the duty had received from the person to whom duty was due something which he was bound to turn and pay for। tat pratit, quid pro quo,
what for what the person owing the duty had received from the person to whom duty was due something which he was bound to turn and pay for. तत्प्रतीत क्वो प्रो क्वो हो गया ना, क्वेड प्रो क्वो. अब है रेशियो डेसिडेंडी, यहाँ भी दिख रहा है आपको. रेशियो डेसिडेंडी ये रहा. रेशियो डेसिडेंडी मीन्स रीजन फॉर डिसीजन, ग्राउंड ऑफ डिसीजंस, विनिश्चय आधार, जिनके आधार पे किसी मामले का डिसीजन, किसी डिपार्टमेंट का या कोर्ट का कोई जजमेंट. देखो दो चीजें डिफरेंट हैं. डिसीजन टेकन बाय एनी अथॉरिटी, जजमेंट गिवन बाय एनी कोर्ट. ये ध्यान रखना, जजमेंट हमेशा कोर्ट, जज से जजमेंट, डिसीजन डिपार्टमेंट, ऐसा याद कर लो इसको. तो रेशियो डेसिडेंडी, रीजन फॉर डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका पीछे रीजन क्या है, ग्राउंड फॉर डिसीजन, विनिश्चय का आधार क्या है. तो जो भी कोर्ट या कोई डिपार्टमेंट किसी चीज का डिसीजन लेता है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, तो उसके कुछ ना कुछ तो कारण होते हैं ना कि भाई आपके इस कंक्लूजन का रीजन क्या है. इसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी, विनिश्चय का आधार. नेक्स्ट है रेस इप्सा लोक्यूटर, घटना स्वयं प्रमाण है. ये रहा, लिखिए. रेस इप्सा लोक्यूटर, द थिंग्स स्पीक फॉर इट सेल्फ. द मैक्सिम मीन्स दैट इन सर्टेन केसेस वन फैक्ट राइजेज प्राइमा फेसी presumption of another fact unless and until the contrary is proved. This phrase is used in action for injury occasioned by negligence where no proof is required of negligence beyond the decision itself. Swam praman. Res ipsa loquitur means the things speak for itself. घटना स्वयं प्रमाण, किसी घटना को देखने से समझ में आ जाता ना. किसी घर में जाते हैं, ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ, तिजोरी का लॉक टूटा हुआ है, तो इसका मतलब है चोरी हुई है ना. रोड पे गए, कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, पेट्रोल थोड़ा ब्लड स्पॉट्स पड़े हुए हैं, गाड़ी की रगड़क लगी हुई, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ अभी ताजा ताजा ही. रेस इप्सा लोक्यूटर, इसको कहते हैं थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, मींस थिंग्स नेवर टेल ए लाई. वस्तुएं झूठ नहीं बोलती हैं. यहाँ आते ही देखते ही लग जाता है अरेंजमेंट है, यानी यहाँ पे क्लास होती है, पढ़ाया जाता है बच्चों को. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीम है. रेस इप्सा लोक्यूटर, घटना स्वयं बोलती है. द थिंग्स स्पीक्स फॉर इट सेल्फ. दिस मैगजीम मीन्स दैट इन सर्टेन केसेस वन फैक्ट राइजेस प्राइमा फेसी प्रिजम्पशन ऑफ अनदर फैक्ट unless and until the contrary is proved. This phrase is used in action for injury occasioned by negligence where no proof is required on negligence beyond the accident itself. स्वयं प्रमाण, किसी मामले को देखने से, घटना को देखने से पता चलता है कि क्या हुआ होगा. That is called res ipsa loquitur, means that things speak for itself. The things speak for itself, यानी घटना स्वयं प्रमाण है. रेस इप्सा लोक्यूटर. रेस इप्सा लोक्यूटर, ये लिख लो कंप्लीट. रेस इप्सा लोक्यूटर, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ.
हो गया? रेस इप्सा लोक्यूटर हो गया? Res ipsa loquitur, the things speak for itself. The maxim means, this maxim means that in certain cases, one fact rises prima facie presumption of another fact unless and until the contrary is proved. This phrase is used in action for injury occasioned by negligence where no proof of required of negligence beyond the accident itself. स्वयं प्रमाण. अब एक और लिखिए, रेस जुडिकेटा, ये थोड़ा सा तो ये वाला है लेकिन इसके इसके बाद में चेंज हो जाएगा ये। रेस जुडिकेटा इतना सा लिखो, रेस जुडिकेटा, अपने इसमें सर्च कर दो रेस जुडिकेटा, थर्ड लास्ट है ये, ज़्यादा नहीं है, फोर्थ लास्ट है ये। रेस जुडिकेटा टाइप करके फिर एक दूसरा मैं बोलूँ वो टाइप करना। रेस जुडिकेटा ACCI, रेस जुडिकेटा इसी में करना है, रेस जुडिकेटा में। रेस जुडिकेटा एक्सीपीटर प्रो, यही है, ठीक। रेस जुडिकेटा एक्सीपीटर प्रो, रेस जुडिकेटा प्रो वेराइटी एक्सीपीटर, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। रेस जुडिकेटा एक्सीपेटर, रेस जुडिकेटा एक्सीपेटर प्रो वेराइटी, अच्छा ठीक है, लिखिए आप, मैं लिखा देता हूँ। रेस जुडिकेटा तो यही वाला रेस जुडिकेटा है। रेस जुडिकेटा मीन्स तो पूर्व न्याय होता है। रेस जुडिकेटा मीन्स ए केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। इसमें कुछ और जोड़ करके लैटिन मैगजीन पूछिए। रेस जुडिकेटा ACCIPITUR, रेस जुडिकेटा एक्सीपीटर प्रो PRO प्रो वेराइटेट VARITATE वेराइटेट, इट मीन्स है ए डिसीजन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी मस्ट बी डिले एक्सेप्टेड एज करेक्ट। ए डिसीजन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, ए डिसीजन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, a decision of a judicial authority must be duly DULY must be duly accepted as correct। हो गया? इसके बाद में लिखो सेलस पॉपुली SALUS, इसमें नहीं है, देखना पड़ेगा, देखिएगा। SALUS, ये थर्ड लास्ट है। SALUS सेलस पॉपुली POPULI, SALUS सेलस पॉपुली EST ईस्ट सुप्रेमा लेक्स, लिखिए SALUS सेलस पॉपुली SALUS सेलस पॉपुली POPULI पॉपुली ईस्ट EST ईस्ट सुप्रेमा लेक्स। हाँ ईस्ट आएगा, ईस्ट इसमें डाला नहीं, पॉपुलरली ईस्ट कर देता हूँ इसको। एक ही मीनिंग आ रहा है। इट मीन्स है Salus populi suprema lex esto is a maxim or principle found in Cicerus de Legibus। इसको देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसका मीनिंग निकालना, कहाँ आएगा?
SALUS salus, populi, POPULI populi, EST east, suprema lex, suprema lex. Okay, thank you. It means है the health of people is the supreme law. ये पूछा जा सकता भाई कोरोना के बाद में, अपने यहाँ कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, या हेल्थ इज वेल्थ इंग्लिश में कहते हैं, वो है सेल्यूलस प्यूपिली सुप्रेमा लेक्स मीन्स है द हेल्थ ऑफ पीपल इज द सुप्रीम लॉ. द हेल्थ ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ. द हेल्थ ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ. इसको वापिस चालू करना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे को भेज भी देना बाद में, अभी एक बार मेरे को ओपन करके दे दो बस. थैंक यू. सेलस SALUS थर्ड लास्ट लैटिन मैक्सिमा ओनली, 2-3 मिनट का डिस्कशन हो रहा है. सेलस SALUS सेलस, पॉप्यूली POPULI पॉप्यूली, ईस्ट EST ईस्ट, सुप्रेमा SUPREMA सुप्रेमा LEX लेक्स. इट मीन्स है द हेल्थ ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ. द हेल्थ ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ. सेकेंड लास्ट लैटिन मैक्सिम है आपके CUET के लीगल स्टडीज़ के पेपर के अनुसार, जो BLLB 5 ईयर का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, उसमें लीगल स्टडीज़ में 8th वाली यूनिट का जो लीगल मैक्सिम्स दे रखी हैं, जिसको लैटिन मैक्सिम्स भी कहा जाता है, सेकेंड लास्ट मैक्सिम्स लिखिए. स्टेयर डेसिस STARE इसमें मिल जाएगा. स्टेयर डेसिस STARE ये रहा, स्टेयर डेसिस. ये देखिए STARE स्टेयर डेसिस, DACISIS स्टेयर डेसिस, टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड. स्टेयर डेसिस मीन्स स्टेयर डेसिस मीन्स to stand by things. Stare decisis means to stand by things decided, to abide by precedents where the same points come against in litigation. निर्णीतानुसार. स्टेयर डेसिस मीन्स जो निर्णय का सार होता है, किसी भी जजमेंट का, डिसीजन का सार होता है. स्टेयर डेसिस मीन्स टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड, यानी जिसके आधार पर निर्णय दिया जाता है. टू एबिड बाई प्रेसिडेंट्स वेयर द सेम पॉइंट्स कम अगेन इन लिटिगेशन. निर्णीतानुसरण, जिसका निर्णय में अनुसरण किया जाए. स्टेयर डेसिस, जिसको निर्णय का आधार बनाया जाए, उसको बोलते हैं स्टेयर डेसिस. स्टेयर डेसिस मीन्स टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड और to abide by precedents where the same points come again in litigation. निर्णीतानुसरण. लास्ट लैटिन मैक्सिम है आज की, ubi jus ibi remedium. ubi jus मिल जाएगा, इसमें है ubi jus ibi remedium. ये लिखिए ubi jus ibi remedium means where there is a right there is a remedy. जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है. ibi jus ubi remedium where there is a right there is a remedy. जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है. ubi jus ibi remedium where there is a right there is a remedy. जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है.